चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योर स्किल्स 2। पार्ट 1 कहाँ पे था? पार्ट 1 था क्लास 9th में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। तो the एंटरप्रेन्योर, person बताओ। the person who basically do startups. बेसिकली डू स्टार्टअप्स। ओके, वेरी गुड। ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान जो कि स्टार्टअप करे, एकदम ठीक है। जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे लोगों को। ठीक है। जो कि जॉब जनरेट करे। ठीक है। जो कि इकोनॉमिक को ग्रो करने में, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है। और ये सब क्वालिटीज होती हैं एक एंटरप्रेन्योर में। जनरली जो जॉब प्रोवाइड करता है उसे हम एक एंटरप्रेन्योर करते हैं। एंटरप्रेन्योर भी एक तो एक वर्ड होता है। सवाल है। हाँ। तो जैसे मेरे फादर डॉक्टर है और वो मतलब ऐसे अपने नीचे स्टाफ को रखते हैं, तो मेरे फादर एक एंटरप्रेन्योर है। आ, हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। देखो, जनरली एंटरप्रेन्योर भी होता है और बिजनेस भी होता है। जैसे कहते हैं कि पापा क्या करते हैं, तो पापा बिजनेसमैन है। पापा क्या करते हैं, पापा एंटरप्रेन्योर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस बहुत नॉर्मल सा है। दोनों लगभग लगभग सेम है। बट जो बेसिकली जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू आइडिया पे काम करता है, नए आइडिया पे। तो नए आइडिया पे काम करता है, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करता है एंटरप्रेन्योर। नए आइडिया पे जॉब क्रिएट करता है। ठीक है। अगर ऐसा है तो एंटरप्रेन्योर है। जैसे अभी तुमने कहा कि स्टार्टअप, तो स्टार्टअप क्या होता है? तो स्टार्टअप उसे कहते हैं जो कि किसी नए आइडिया को हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ए बिजनेस। तो जो इंसान इसे स्टार्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर कहेंगे। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो काम है वो पहले भी चलता आ रहा था, अभी भी वो चल रहा है। तो मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने एक स्कूल ओपन किया या कॉलेज ओपन किया। तो मैंने कॉलेज ओपन किया, मैं अपने अंडर में टीचर्स को हायर किया और स्कूल चल रहा है। तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन एजुकेशन में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट एंटरप्रेन्योर क्या होगा? अगर किसी नए आइडिया के साथ वो मार्केट में उतरा, नए स्ट्रेटेजी के साथ, है ना, तब उस इंसान को हम लोग क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। समझे? अब क्लियर हुआ? अब बताओ, तुम्हारे पापा एंटरप्रेन्योर है कि बिजनेस? बिजनेस। बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में नहीं है। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर में जनरली क्या होता है? स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स जो करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है। तो इसमें देखो क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? प्लानर। दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है प्लानर्स एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने काम को अपने पहली बात तो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि एक नया आइडिया पे वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो उससे पहले, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो नया आइडिया है वो आ, हो सकता है कि सक्सेस हो सकता है सक्सेस ना हो पाए। तो उसे तो पहले ही बात कॉन्फिडेंट चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरा काम ये काम करेगा। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग उसे पूरा प्लान करना पड़ता है कि जो भी मेरा प्रोफाइल है, जो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड वो क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? एक तो कॉन्फिडेंट होता है, और प्लानर्स। प्लानर्स मतलब जो प्लान करता है वो अच्छे से, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएटिव। क्या ऑप्शन आता है? क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब, अब मैंने अभी भी बताया कि जो स्टार्ट करे स्टार्टअप नए आइडिया में,
तो नया आइडिया कौन कौन करेगा? जिसके पास दिमाग होगा, नए आइडिया से रिलेटेड, नए आइडिया से रिलेटेड जिसके पास दिमाग होगा वो क्रिएटिव होगा। तो क्रिएटिव होगा तो नए नए इनोवेशन करेगा, इनोवेशन करेगा उसको एज ए बिजनेस में लाएगा। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं, रिस्क टेकर्स। अब मान तुमको पता है कि नए चीजों को आम जनता उतनी उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? पता है? कुछ भी नया मार्केट में कैसे? आता है तो जनरली हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो उसी पे फोकस करते हैं जो चल रहा है। इसका एग्जांपल बताओ, कोई नया कुछ आया और। मोबाइल हाँ बताओ। से रोटी, रोटी मेकर। रोटी मेकर, हाँ रोटी मेकर। रोटी मेकर आया नया, रोटी मेकर जब, तो अभी तो है नहीं, बहुत पहले का है। लेकिन जब नया नया आया था तो बहुत, जैसे रोटी मेकर यूज भी करते हैं लोग, लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ जब स्टार्टिंग में रोटी मेकर आया। तो कितना अच्छा है, एक आटे का गोला लो, उसमें रखो, प्रेस करो, और जैसे ही गर्म होगा वो पूरा रोटी बन जाएगा। ठीक है, तो रोटी मेकर, तो रोटी मेकर ऐस था तो काफी इजी, लेकिन उतना हिट नहीं हो पाया। इवन आज के डेट में भी उतना हिट नहीं है। ठीक है, चलो बताओ दोनों में से किसके घर में रोटी मेकर है? किसी के घर पे नहीं सर। ना तुम्हारे घर पे ना नहीं। तुम्हारे घर पे है। ठीक है, इनोवेशन तो अच्छा था, टाइम बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी काफी जा रही थी। ठीक है, और मेहनत भी कम पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि आम जितना क्या है, नए चीजों के साथ बहुत कम लगती है, तब जाके लगती है जब हिट हो जाता है। जैसे मूवी, मूवी हम कब जाते हैं? अगर कोई इनोवेटिव मूवी है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि अरे नहीं, लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में लेकिन हम लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, देखते हैं कि लोग खरीदते हैं कि नहीं, तब जाके। सबसे पहले तो कितना आसान एग्जांपल यही पे है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी कार्स जब मार्केट में आ चुकी है, और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी दे रही है, मतलब सस्ते में मिलेगी, मतलब आप खरीद लेंगे उसके बाद सब्सिडी मिलेगी, ईवी, तब भी ईवी कम बिक रही है। क्यों? सस्ते यार में मिल सब रही है। जगह इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली मिल तो रही है महंगे में, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, लेकिन उस पर सब्सिडी मिल रही है, मतलब वो सब्सिडी मिलने के बाद वो पेट्रोल और डीजल के कार के रेंज तक आ जाएगी। उसके बाद भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सब पता। हाँ बताओ। सर बिकॉज इलेक्ट्रिक स्टेशन अवेलेबल नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ जैसे हाँ, ले लद्दाख जाना है तो वहां पर स्टेशन अवेलेबल नहीं है। करेक्ट करेक्ट। अब कभी लॉन्ग टूर पे चले जाएंगे तो बैटरी कितना चलेगी, एक एक्स्ट्रा बैटरी एंड सर लेना बहुत पड़ेगा, ज्यादा टाइम देते हैं। टाइम लेता बहुत है ज्यादा चार्ज टाइम होने लगता है में चार्ज में। बैटरी। उसके बाद स्पीड उतना रहेगा कि नहीं, कितना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा कि नहीं। तो हम लोग अभी, जबकि हम लोग को पता है कि हो सकता है सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल से तो काफ़ी सस्ता पड़ता है एक बार चार्ज करने पर, काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। फिर लेकिन अभी परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, लेकिन तब भी उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है। क्यों नहीं बिक रही है? क्योंकि रिस्क लेना आम जनता को कम पसंद है। तो ये मेरे घर एंटरप्रेन्योर जो पे है। होता है वो रिस्क टेकर्स होता है। रिस्क टेकर मतलब जानते हैं कि जनता जो है स्टार्टिंग में मुझे, मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकती है, तब भी वो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तभी जाके मेरा बिजनेस हो सकता है, आगे बढ़ेंगे। रिस्क लेंगे नहीं तो तब तो चांस ही नहीं है। इसलिए वो क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? प्रोफेशनल। काफी प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल मतलब, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि प्रोफेशनल का मतलब होता है कि अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहे। ठीक है, जो भी कमिटमेंट किया है उस पे कायम रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे मान लो कि कुछ अनाउंस किया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा 1 महीने बाद, तो होना ही होना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशनल। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा स्किलफुल इन सोशल इंटरेक्शन। स्किलफुल इन सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा? स्किलफुल एंड सोशल इंटरेक्शन। स्किलफुल का मतलब होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास कोई ना कोई तो स्किल रहेगी, रहती होगी, तभी उस क्रिएटिव होगा तो स्किल भी होगा, स्किल होगा तो उसको कुछ ना कुछ काम तो जरूर आता होगा जिसपे वो काफी माहिर है, और उसी काम को लेके वो आगे बढ़ा है। सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा होगा जिससे वो फीडबैक वो ले सके कि ये
जो मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि नहीं, जो मेरा आइडिया है वो अच्छा है कि नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन भी होता है और स्किलफुल भी होता है वो। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओपन टू नॉलेज, लर्निंग एंड फेलियर। ओपन टू नॉलेज का मतलब है कि काफी नॉलेजफुल है। लर्निंग एंड फेलियर्स, लर्निंग एंड फेलियर्स का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि जो आइडिया या फिर जो इनोवेशन स्टार्ट हुआ है वो मेरा काम कर जाए। हो सकता है कि उसके बाद कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब जाके मेरा प्रोडक्ट ठीक ठीक हो। तो उसे पता है कि फेल तो होना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार। लेकिन फेल होते, जैसा जैसा हम लोग फेल होते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट में या फिर उस आइडिया में और सुधार करना पड़ेगा। तो उस फेलियर से जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, सीखता है। क्या होता है वो? सीखता है। तो इसीलिए लिखा है लर्निंग एंड फेलियर्स। उसके बाद एक वर्ड है हमारा एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, पढ़ा जाए। एम्पैथेटिक मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथेटिक? पहले इसको हटाए। हम्म, हम्म। तो इसका मतलब होता है लाइक टू वर्क विथ डेमोक्रेटिक टीम्स, देयर इज अ वन कोर्स हायरार्की इन द टीम। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे, अपना स्टार्टअप करेंगे, तो आप अपने अंडर में लोग रखेंगे। तो लोग रखेंगे तो जब एक साथ कई लोग काम करेंगे, तो हो सकता है कि अलग अलग काम करने वाला, कोई 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 काफी स्पीड में काम करता होगा, कोई काफी अच्छा काम करता होगा, कोई थोड़ा स्लो काम करता होगा। किसी के पास काफी अच्छा स्किल है लेकिन थोड़ा लेजी है। कोई थोड़ा एक्टिव है लेकिन दिमाग थोड़ा कम है। कोई हो सकता है हार्ड वर्किंग है, खूब हार्ड वर्किंग है लेकिन क्रिएटिव कम है। तो अलग अलग तरीके के लोग के साथ काम करना पड़ता है। तो जो एंटरप्रेन्योर है सबको एक साथ लेके चलता है, उससे पता है कि किससे क्या काम लेना चाहिए। कौन हार्ड वर्कर है तो उसकी टाइमिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। कौन क्रिएटिव है तो उसे घर बैठे भी हम काम ले सकते हैं, उससे काम, उससे हमको ये पता है कि नए नए आइडियाज़ उससे लेने हैं, डिस्कस करना है उससे, ज़्यादा डिस्कस करते रहना है तो नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। तो सबको साथ में लेके चलना और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या होगा कि काम करेंगे तो लोग आपस में क्या होगा, हो सकता है कि ईगो क्लैश हो, झगड़ा हो सकता है। तो सबको एक साथ लेके चलने वाले को हम लोग ये करते हैं। उसमें के बाद और भी ऑप्शन है, जैसे पैशनेट होना चाहिए, काम के प्रति क्या होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। पैशनेट का मतलब क्या है कि जो काम मैंने स्टार्ट किया वो क्या होना चाहिए, उस पर लग जाए, सुबह से शाम लग जाए, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कस्टमर ओरिएंटेड, मान लो कि तुमने कोई एक आइडिया लॉन्च किया लेकिन वो आइडिया किसी के काम का ही नहीं है, तो कोई यूज करेगा नहीं करेगा। सपोज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट किसी के काम का ही नहीं है, तो क्या काम होगा, नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, सेल्स ओरिएंटेड नहीं होता है, सर्विस ओरिएंटेड होता है। क्या समझे, सेल्स ओरिएंटेड नहीं मतलब बेचने के चक्कर में नहीं रहते हैं, ठीक है। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, आ, क्या नाम था उसका, रॉकेट सिंह, देखा है? रॉकेट सिंह देखा नहीं है? सर। आज की मूवी कैसे लगी, आए थे कि नहीं दोनों? मैं आया था। प्रथम नहीं आए थे? सर कौन सी मूवी दिखाए थे? ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल। सर देख चुके हैं करीब। आए तुम पहले ही देख चुके हो, सक्षम तुम पहले देख चुके थे? नहीं सर। आज देखे, कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया था, मेरा भी यूपीएससी करने का मन कर रहा है। हाँ, हमको समझ में लग रहा था कि अब आधे लोग तो कर सोचना शुरू कर दिए होंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि नो सर, अपना एक्चुअली। मैथमेटिक्स चेंज करा दिया, स्टैंडर्ड से बेसिक। यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? आपको कैसे पता सर? स्कूटी क्या है? ये स्कूटी क्या, कैसे पता? आपको कैसे पता सर, मेरा चेंज हो गया? वो मैं एक दिन देख रहा था पॉइंट पे। तो कस्टमर ओरिएंटेड वाला जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कस्टमर ओरिएंट, कस्टमर, दिस वन, कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, मुझे ओला बहुत पसंद है। ओला, ओला के जो फाउंडर थे, फाउंडर हैं,
उन्होंने कितना अच्छा एक ऑप्शन निकाला है कि जिसका घर थोड़ा कॉलोनी के अंदर है, यहाँ कार वार नहीं आ पाती है, तो कार है, इवन तो ऑटो भी आ गया है, बाइक भी आ गया है। तो घर बैठे एक ऐप से ओपन करो और जो भी आसपास होगा उसके पास मैसेज जाएगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आ जाएगा। इसके बदले वो थोड़ा सा कमीशन ले लेगा। वो ऐप कितना बढ़िया, कितना एकदम गजब का इनोवेशन है। तो अब ये जो इंसान था जिसने ओला, उबेर ये सब स्टार्ट किया, तो ये भले मान लो कि इंडिया में ये पहली बार आया, लेकिन विदेशों में ये था ऐसा सिस्टम। लेकिन अब इंडिया में भी, बनारस में कितना बाद में आया, दिल्ली में, दिल्ली बेंगलोर में और पहले आ चुका था ओला। ठीक है, तो ये कस्टमर अभी एक ओरिएंट। और आ रहा है सर। बताओ। अभी एयर फाइबर भी आ रहा है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, पोर्टेबल वाईफाई। पोर्टेबल वाईफाई, हाँ वो जियो का आया है, जियो फाइबर। जियो एक फाइबर आ रहा एयरटेल है। का भी आया है सर। एयरटेल का जियो फाइबर ना, वो मतलब कि एंटीना टाइप का लगा देंगे छत पे, उसी से आ जाएगा। मतलब वायर नहीं की नहीं जरूरत नहीं, नहीं वो है। अच्छा टाइप, हाँ वैसे ही टाइप है। हाँ, वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ठीक है सर। जबकि कई हद तक ऑप्शन ये है कि अगर फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लगेगा तो स्पीड काफ़ी कम होगा। भले तुमको दिखेगा उतना, लेकिन स्पीड नहीं होगा। स्पीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रांसफर ज़्यादा जल्दी होता है। ये ट्रुथ है, फैक्ट है। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की, वो ज़्यादा होती है। और तुमको ये भी पता होगा कि साउंड साउंड का ट्रांसफर, साउंड का या किसी भी तरह के सिग्नल का ट्रांसफर सॉलिड में ज़्यादा होता है स्पीड में, या लिक्विड में, या गैस में? बताओ। साउंड का ट्रांसफर मेनली साउंड में, गैस में ज्यादा होता तुम बताओ प्रथम। साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, या फिर गैस में ज़्यादा? तो शायद सॉलिड में। सॉलिड में होती है। सॉलिड में होती है साउंड की स्पीड। क्योंकि जब बादल गरजता है तो पहले दिखाई देता है और बाद में सुनाई देता है। क्योंकि एयर में उसकी स्पीड कम हो जाती है, कम मतलब कि नॉर्मल स्पीड रहती है। लेकिन ट्रेन कई दूर से आता है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती है तुमको, रेल की पटरियों में सुनाई देता है कि नहीं? यस। ये एग्जांपल था साउंड, साउंड का। साउंड जो है, तो साउंड की तरह कोई भी सिग्नल अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो वो सॉलिड में ज़्यादा तेज जाएगी। एयर एयर से जल्दी सॉलिड में ज़्यादा जाएगी। मतलब अगर कोई मीडियम हो तो सॉलिड मीडियम, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में वो सिग्नल हमेशा से ही ज़्यादा स्पीड में ही जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो। तो कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, और कौन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? पैशनेट होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए? एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन। मतलब हिंदी में कहते हैं वक्ता। देखो आज वाइस प्रिंसिपल मैम ने कितना अच्छा तुम लोग को मोटिवेट किया। तो ऐसा ही मोटिवेशन वाला बात करने वाला इंसान, जैसे तुम लोगों ने बात किया, तो मुझे सुनने में आया कि बच्चे रो रहे थे, कुछ बच्चों के आंखों में आंसू था मूवी देखने के बाद। उसके बाद मैम ने और मोटिवेट कर दिया और रोने लगे सब। मैंने सुना, जहाँ तक पता नहीं। तो ऐसा ही व्यक्ता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि पॉइंट टू पॉइंट बात करे, जो कि बात डायरेक्ट दिल पे, दिमाग पे असर करे। लीडर होना चाहिए, लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। लीडर मतलब जिसके बात को कोई टाल ना सके, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसके पास जाओगे तो वो सॉल्यूशन जरूर देगा। तो इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसके पास? एक एंटरप्रेन्योर के पास। इतने सारे ऑप्शंस थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन मतलब ये फोटो देखो कितना बढ़िया है। मतलब एक आदमी और काम कितने सारे कर रहा है, तो इसी को कहते हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या क्या कर सकता है। तो नंबर वन क्या है? नंबर वन हमारे पास है मैनेजमेंट। क्या नंबर है? मैनेजमेंट क्या है? कैसे मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट? तो हर तरह का मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, रिक्वायरमेंट, मतलब कि लोगों को हायर करना, लोगों को सही गलत का बताना कि नहीं ये सही है, ये गलत है। ठीक है। सारी सारी चीज़ों को संभालना, प्लान करना। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, हर तरह का मैनेजमेंट।
ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्रमोशन। अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर मैंने आ, कोई आइडिया लॉन्च किया। ठीक है, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, नया प्रोडक्ट बनाया, नया आइडिया। मैं जैसे ओला ऐप है तो वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक सर्विस है। तो सर्विस, मान लो कि सर्विस लॉन्च किया, तो उसका सेल्स एंड प्रमोशन भी किसके देखना होता है? एंटरप्रेन्योर को ही देखना होता है, मतलब जो लीड करता है उसे ही देखना पड़ता है। सेल्स भी और प्रमोशन भी दो अलग अलग है। पहले प्रमोट करना पड़ता है और जब प्रमोशन हो जाता है फिर सेल्स सेल्स देखना पड़ता है। उसके बाद क्या है? फाइनेंस एंड कॉमर्स। फाइनेंस एंड कॉमर्स मतलब कि कितना खर्चा लगेगा किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, या फिर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, या फिर कोई आइडिया जनरेट करने में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कितना खर्चा आएगा। लोगों को हम हायर करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, जो प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ मैनेज करने के लिए मेन आदमी कौन रहेगा? हमारा मेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सम इंस्पिरेशनल्स एंटरप्रेन्योर। देखो यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर है, जैसे लिखा हुआ है जॉन पॉल डिजोरिया has accomplished feats of entrepreneurship and business management, such as starting as a newspaper courier and working as a junior and tow truck driver. He finally started working at a hair care company, where he met Paul Michel with the loan of just $700. The two of them started a business that turned into a conglomerate now known as John Paul Michel Systems. अच्छा, JPMS. DiGioia also co-founder Patron Spirit and was a founding partner of the House of Blues Chain. और आज कितनी वर्थ है? 3.1 बिलियन। अरे बाप रे बाप, $700 का लोन लिया और 3 बिलियन की कंपनी हो गई। बताओ। तो ये जो ऑप्शन, इतने सारे कुछ लोग हैं, जैसे और कौन है? केविन प्लैंक है, जॉन कॉम, सैम वॉल्सन, जॉर्ज सोरोस। ये कुछ ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन जैसे जेफ बेजोस, फिर फेसबुक के, ये देखो ओला के कौन है? भावेश भावेश अग्रवाल, ओला वाले, है ना। फ्लिपकार्ट के जो ओनर हैं, HCL के जो ओनर हैं, ये सब कौन है? फिर एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक। जैसे फेसबुक आया तो एकदम रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इससे पहले एक एप्लीकेशन था जिसे कहते थे ऑर्कुट, लेकिन ऑर्कुट से भी ज़्यादा फेमस आ गया फेसबुक, काफ़ी ज़्यादा उसने फीचर्स प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये सारे सर कुछ। इसमें तो रतन टाटा सर का नाम ही नहीं है। इसमें रतन टाटा सर का इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया था। मतलब उन सर रतन तो टाटा मतलब रतन टाटा सर ने नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। जो बिजनेस था पहले से अपने अ, अपने पिताजी का, फादर का, उसको आगे बढ़ाया था। और कुछ कुछ कंपनियां नई भी लॉन्च की थी, जैसे मान लो कि ये ऑप्शन है टाटा एनर्जी, फिर तुम्हारा टाटा पावर, कुछ कुछ लॉन्च किया था। लेकिन ये जो लॉन्च किया था ये न्यू आइडिया पे बेस्ड नहीं था, समझे। ये वो आइडियाज थे जो पहले से यस चल सर। रहे थे, इसलिए उनका नाम नहीं है। तो एज ए बिजनेसमैन तो उनका नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उनका रोल सबसे ज्यादा होता है उनका, और अंबानी फैमिलीज का सबसे ज्यादा रोल होता है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उसमें फिर अडानी आता है। तो ये लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, रतन टाटा तो काफी ज्यादा, उनका कई ज्यादा रोल होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या है रोल है, क्या है? तो इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ। मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ का मतलब क्या है? कि जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, और जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसमें लोग अपना
इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों से पैसा मांग के, जैसे शेयर वाला ऑप्शन होता है, तो लोग अपने शेयर्स परचेस करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको कि स्टेक होल्डर। तो इसी ऑप्शन को कहते हैं स्टेक होल्डर। तो इससे क्या होगा, मान लो कि मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो मैंने अपना शेयर लिया उस कंपनी का। तो इसी तरह कुछ लोग और भी शेयर देंगे, तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा और वो उस कंपनी के ग्रोथ में आएगा। जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारा जो शेयर लगा था वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने लिए ही ग्रो है, वो समाज को भी ग्रो करवा रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद एक ऑप्शन है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अ, हम लोग अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो एक नया कुछ स्किल ओपन किया है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई मान लो कि जैसे अभी भावेश अग्रवाल थे, तो उन्होंने ओला स्टार्ट किया, तो अकेले तो नहीं किया, उनको कई, जैसे कि मान लो कि अगर एक सिटी में करेंगे तब भी 2-4 लोग लग जाएंगे, तो वो तो पूरा कंट्री में चल रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि उनके पास कोई बड़ी टीम टीम होगी। तो तो टीम के लिए क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, तो लोग भी चाहिए उनको ताकि वो काम कर सके। उसके बाद क्या ऑप्शन है, उसके बाद है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, ठीक है, प्राइवेट दूसरे कुछ सर्विसेज, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई करना, ठीक है, रोड को बेटर करना। तो इन सब में भी उनका योगदान होता है। अब कहोगे कैसे होता है, तो ऐसे होता है क्योंकि जब वो कोई बिजनेस करेंगे, चलो इसका इसका आंसर तुम बताओ कि कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसे हो सकता है, या फिर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हो सकता है। by giving employment to laborers. हाँ, तो वो तो लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट अगर देंगे तो लेबर का फायदा होगा, लेकिन कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। Sir, when labor get employment, so they can contribute in our GDP, Indian economy. हाँ, दे कैन कंट्रीब्यूट, वेरी गुड। सो नॉट इवन द employees are giving their taxes, we are paying taxes as an employee, even though the company is also paying taxes. Okay, so suppose our salary is 1 lakh rupees per month, so we are giving some portion of the amount of salary to the government, but the company can get a profit in the more than that. So they can give the taxes more than the employee. So not only the employee, even the company can also provide the good amount of taxes to the country, and it is the with the help of this the country can start the development, regional development. तो अगर कोई कंपनी, जैसे मान लो कि इंडस्ट्रियल कंपनी, जहाँ पे इंडस्ट्री बैठेगी जिस एरिया में, शहर में, जैसे एक मूवी आई थी, मोदी मोदी की एक मूवी आई थी, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि आज से कुछ सालों पहले, आज से कम 20 साल पहले, अ, रतन टाटा जो थे, प्रिंसिपल सर जयपुर, या रुक जाओ जरा, होल्ड करो, ठीक है, स्टॉप करता हूँ मैं। अच्छा, तो टाटा नैनो बनाने के लिए रतन टाटा ने अनाउंसमेंट किया कि टाटा नैनो बनेगी, 1 लाख लखटकिया कार। ठीक है, अब क्या है कि कहाँ बनेगी, तो उसके लिए एरिया चाहिए, काफी बड़ा एरिया चाहिए। तो कहाँ कारखाना लगेगा, तो वो बंगाल में गए। बंगाल में बंगाल में उन्होंने काम वाम स्टार्ट किया। अब जैसे ही वो काम स्टार्ट किए, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, अभी जैसे ममता सरकार है ना, कहते हैं ममता सरकार है, टीएमसी है। पहले क्या थी, पहले दूसरी पार्टी थी। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया, टाटा को अलाउ किया कि हाँ आप आइए, आप डेवलपमेंट करिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, सही है। तो वहां पे उस समय क्या हुआ, एक पॉलिटिक्स हो गया कि
वहां पे जो पॉलिटिक्स चला, मतलब कि जो इलेक्शन लड़ा गया, तो उसमें जो ऑपोजिशन पार्टी थी ममता बनर्जी, उन्होंने ये अप्रोच किया पब्लिक को कि अगर रतन टाटा यहाँ पे आएंगे तो खूब पैसा कमाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताया कि अगर वो आए, आके यहाँ पे इंडस्ट्री वहाँ पे लगाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोगों को हटना पड़ेगा। ठीक है, और वो लोग कहाँ जाएंगे, बसने कहाँ जाएंगे? उसके बाद फिर वहाँ पे रोड्स बन जाएंगी, तो लोगों को और शिफ्ट होना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, काम नहीं मिल पाएगा, गरीबी आ जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक से आम जनता को बोला गया। और इसी मुद्दे को रखते हुए उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने 2004-5 या कोई भी जो था वो, उस साल वो जीत गई वो, उस समय, समझे? 2004-5 का मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2010 के आसपास होगा वो। ठीक है, तो उस समय वो सरकार में आ गई। तो किस एजेंडे पे आई कि टाटा नैनो को हटाना है। और वो आई या फिर आने से पहले ही उनको हटा भी दिया गया, टाटा नैनो को बोल दिया गया कि अब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि जनता नहीं चाह रही है। तो फिर उनको हटना पड़ा। लेकिन उसी समय गुजरात से जब मोदी सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाटा को ऑफर किया कि आप अपना टाटा नैनो का जो फैक्ट्री है वो आप यहाँ लगाइए गुजरात में। कहाँ लगाएंगे? तो आप कहीं भी लगाइए। तो उनको एक अच्छा सा एरिया दिया जहाँ पे वो इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। तो उनको सारा जमीन वगैरह जितना भी चाहिए था उनको पूरा अलॉट किया। और उसके बाद टाटा नैनो स्टार्ट हो गई। टाटा नैनो स्टार्ट हो गई, लेकिन हुई कहाँ पे? गुजरात में। तो टाटा नैनो की जो फैक्ट्री हुई, अब यहाँ पे टाटा नैनो नहीं बन रही होगी, टाटा की कोई और कार बन रही होगी, लेकिन है ना, कार कार डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पे हो गया। तो जब वहाँ पे इंडस्ट्री बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस स्टेट को कुछ ना कुछ टैक्स जाएगा। तो जब काफी बड़ा कंपनी किसी स्टेट में ओपन होता है, कार मिल्स वगैरह या कारखाने वगैरह, तो उसके टैक्स जाते हैं, उसमें एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो वहाँ का डेवलपमेंट अपने आप बनने लगता है। तो क्या होना चाहिए मेन, कि इंडस्ट्री आना चाहिए। अगर इंडस्ट्री आएगा, इसीलिए क्या होता है, अभी की सरकार क्या कहती है कि बाहर से इंडस्ट्री बुला रही है कि आइए मेरे यहाँ, ये आके इन्वेस्ट करिए। जैसे एलॉन मस्क की जो कार है, तो एलॉन मस्क ने कहा कि मेरी टेस्ला जो है इंडिया में बिकेगी। तो नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि हाँ बिकेगी, एकदम बिकेगी, लेकिन यहाँ पे इंडिया में आके टेस्ला बनाइए, नहीं तो हम नहीं बेचने देंगे। और अगर बेचना है सिर्फ एक्सपोर्ट करके, तो फिर 100% वो लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब अगर 50 लाख की गाड़ी है तो 1 करोड़ की बिकेगी यहाँ पे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करिए। यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करने पे फायदा क्या होगा बताओ? हम लोग का डेवलपमेंट होगा और हम लोग को जॉब्स मिलेंगी। जॉब्स मिलेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। हाँ, जॉब्स मिलेंगी, है कि नहीं? उस टेस्ला कंपनी से टेस्ला कंपनी अगर यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, जॉब मिलेगी हम लोग को, है ना? उस स्टेट को टैक्सेस जाएगा टेस्ला के द्वारा। हाँ, स्टेट को टैक्स प्रोवाइड होगा तो पैसा भी मिलेगा, जीडीपी में और अच्छा फायदा होगा, है ना? कोई भी नई कंपनी अगर बाहर से आती है तो डेवलपमेंट होगा। और अगर वो कंपनी कहती है कि नॉर्मल। नहीं हम नहीं आएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दिया गया, ठीक है आप मत आइए, आप क्या करिए, 100% का टैक्स दीजिए। मतलब हर एक गाड़ी पे जो भी बिकेगी, ठीक है, अगर आप वहां पे मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट सिर्फ यहाँ बेचेंगे तो इंडिया को फायदा क्या होगा? कोई फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए उस गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, हाँ बेचिए यहाँ पे, एकदम बेचिए, लेकिन 100% टैक्स लगेगा। तो जो 50 लाख की गाड़ी वो 1 करोड़ में बिकेगी, जो 40 लाख की गाड़ी होगी वो 80 लाख में बिकेगी। तो उतनी महंगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं, और अगर कोई खरीदेगा भी तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लगेगा। तो अब तक जो एलन मस्क क्या है, अभी तक कुछ बात बनी नहीं है। तो गवर्नमेंट का हमेशा क्या रोल होना चाहिए कि इंडस्ट्री ग्रो करे। इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगा तो क्या होगा, जैसे सरकारी नौकरी दे, तो सरकारी नौकरी, जैसे कहा जाता है कि सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए, सरकारी नौकरी और ज्यादा हो जानी चाहिए। तो सरकारी नौकरी देने से क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो वो है, क्या कहते हैं, पैसा है, जो इकोनॉमी है, वो कहाँ चला जाता है? सर्विस में चला जाता है।
क्यों? जैसे कोई एम्प्लॉय है, मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे पैसा देगी, मुझे क्या कहते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये सब चीज़ें, फिर पेंशन है, फिर पेंशन तो हट गया है, उसकी जगह क्या कहते हैं हम लोग जब जब रिटायरमेंट होता है तो एक इकट्ठा एक पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सब का काफ़ी झंझट होता है, इससे काफ़ी सर्विस में काफ़ी पैसा चला जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेटाइजेशन कर देती है। प्राइवेटाइजेशन करने पे क्या होता है कि लोग तो काम करेंगे ही, सर्विस तो आम जनता को मिलेगी ही। जैसे अगर मैं स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो जाऊं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और प्राइवेट हो जाने पर भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगर वो स्कूल प्राइवेट हो जाए तभी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तब भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। प्राइवेट होने पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे सैलरी देगी, और उस वही ऑर्गेनाइजेशन सरकार को टैक्स भी पे करेगी, वही एम्प्लॉय सरकार को भी टैक्स पे करेगा। और अगर मैं गवर्नमेंट होता तो गवर्नमेंट क्या करती, मैं जितना टैक्स पे करता उससे कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट मुझे पैसा देती। तो सर्विस गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस देती है। इसीलिए धीरे धीरे क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है, सबको प्राइवेट कर दे रही है। प्राइवेट करने पे क्या होता है, प्राइवेट करने पर क्या होगा कि लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपना इंडस्ट्री ला सकती है। इंडस्ट्री अगर लाएगी तो फिर ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, है ना। आई थिंक अभी रेलवेज भी प्राइवेट होते जा रहे हैं सर। हाँ धीरे 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 क्या हो जा रहा है, प्राइवेट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे दिखा एंटरप्रेन्योर्स गिव टू सोसाइटी। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या एक थे। सवाल बताओ। सर, जैसे आप जैसे गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बहुत हम्म सारे टीचर स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या फायदा हो गया सर? उसमें पेंशन तो मिलेगी नहीं, वो हट गया है, तो गवर्नमेंट फायदा की क्या है? सैल गवर्नमेंट स्कूल की जो पे सैलरी होती है वो प्राइवेट स्कूल की पे सैलरी से काफ़ी ज़्यादा होती है, 3-4 गुना ज़्यादा होती है। अगर मुझे अभी 40-50 थाउजेंड मिल रहा है तो वहाँ पे 80 थाउजेंड से स्टार्टिंग है, 70 थाउजेंड से स्टार्टिंग होता है। और गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है कि अगर मैं काम ना करूं, मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, तब भी मैं रहूंगा। और प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, जैसे मान लो मैं क्लास में गया, मैं जाके बोला कि आज नहीं पढ़ाएंगे, 4-5 दिन ऐसा करेंगे तुम लोग कंप्लेन कर दोगे कि सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, प्रिंसिपल सर मुझे निकाल फेंकेंगे। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होगा, जाके तुम सो भी जाओगे तब भी कोई नहीं। गवर्नमेंट जॉब में जो कंप्लेन होती है वो कई स्तर पे जाके जब जाएगी तब जाके कोई होगा, है ना। जैसे बच्चे तो कंप्लेन करेंगे नहीं, किससे करेंगे, तो वहाँ जो टीचर हेड मास्टर होता है वही होता है, उससे ज़्यादा कंप्लेन किससे करेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल में मूव करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जनरली तो वैकेंसी काफ़ी कम होती है, लेकिन अभी जैसे तुम्हारे यहाँ पूजा मैम थी जो केमिस्ट्री पढ़ाती थी, और रैना मैम थी जो बायो वायो पढ़ाती थी, तो वो अभी रिसेंटली क्या हो गया कि उनका गवर्नमेंट में हो गया तो वो चली गई। ठीक है। ये तो गवर्नमेंट में गलत बात है ना सर, फिर वैसे वहां पर एजुकेशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे एजुकेशन तो देखो मिलेगा, वहाँ पे फायदा किसका होगा। अब गवर्नमेंट की स्कीम है कि गवर्नमेंट स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे सस्ते में, वही एजुकेशन लेंगे सस्ते में लेंगे, कम दाम में लेंगे या फ्री में लेंगे। तो उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और काफ़ी हाई सैलरी में पे करना पड़ता है। ठीक है। तो पहले का जो टाइम था उस समय क्या था कि गवर्नमेंट जो जॉब होती थी वो थोड़ी थोड़ी इजी होती थी। लोग स्कूल के जो टीचर्स थे तो एकदम कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, ऐसा भी होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गया है, अभी जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। अभी सर इससे मैं और सिमरत मैम जो है, अभी टेक्नोमेनिया हुआ था 6-7-8 के लिए, तो मैं और सिमरत मैम जो है इनविटेशन देने प्राइवेट स्कूल्स के पास जा रहे थे। तो बाई चांस हमारी गाड़ी जो है चली गई केंद्रीय विद्यालय जो मुगलसराय, वहाँ पे चली गई, तो वो गवर्नमेंट है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर एक लग रहा था कि हाँ नहीं ये लोग आएंगे टेक्नोमेनिया में, क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस सबके यहाँ होती है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जैसे ही हम लोग गए तो क्या हुआ, एंट्री करते ही बच्चों का रिसर्च चल रहा था, तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि देखें कंप्यूटर पढ़ाया भी जाता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने पूछा एक बच्ची से कि किस क्लास में हो, तो उसने कहा 7th में हूँ, तो बोला कि कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, बोला हाँ पढ़ाया जाता है। तो चलो कंप्यूटर तो पढ़ाया जाता है, तो क्या कंप्यूटर लैब है और वहाँ जाती हो, बोला कि ये लैब तो है लेकिन जाते नहीं, लैब है लेकिन जाते नहीं। तो अब वहां पे तुरंत समझ में आ गया कि ये लोग तो आएंगे नहीं टेक्नोमिनिया में,
तो वहाँ पे जाके प्रिंसिपल सर को अप्रोच किया कि भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ के बच्चे आएँ। तो उन्होंने बहाना दिया कि नहीं, आज से तो विंटर वेकेशन हो रहा है, कोई नहीं आ पाएगा, ऐसा ऐसा। और अगर विंटर वेकेशन नहीं भी होता तब भी कोई नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर चैप्टर तो है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन लैब ही नहीं है। और लैब ही अगर है तो कंप्यूटर नहीं चलते हैं अच्छे से। अगर कंप्यूटर अच्छे चलते हैं तो टीचर नहीं ले जाता है। कौन ले जाएगा? ले ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? उतना दौड़ के धूप के जाए, क्लास में आराम से बैठ के पढ़ाए। कोई क्यों ले जाए भाई? है कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट में क्या होता है कि थोड़ा सा ये है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिथ्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो भी न्यू आइडिया लॉन्च करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को, न्यू आइडिया जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, न्यू आइडिया जनरेट करना, न्यू एम्प्लॉयमेंट देना, इंडस्ट्री डेवलप करना, इस सब को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो मिथ्स क्या है? मिथ क्या क्या मिथ होता है? तो एक मिथ्स एंटरप्रेन्योरशिप, मिथ क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी टू डू, काफी आसान होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो काम होता है वो क्या होता है? काफी आसान होता है। जबकि फैक्ट क्या है? फैक्ट इसका उल्टा है, इसमें काफी रिस्क होता है। एंटरप्रेन्योर्स को काफी रिस्क होता है। दूसरा मिथ क्या है? यू हैव मोर फ्रीडम इन एंटरप्रेन्योरशिप, तुम कुछ भी चाहे तो कर सकते हो, ये मिथ है। जबकि फैक्ट क्या है? ऐसा नहीं है, काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, उतना फ्रीडम नहीं होता है, काफी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ऐसा नहीं कि तुम जो चाहे ओपन कर लो, कुछ भी ये कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं एंटरप्रेन्योर के साथ। और कौन सा मिथ है? यू नीड टू क्रिएट एन इंटायरली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल। ठीक है, ये मिथ है, यू नीड टू क्रिएट एन इंटायरली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल, मतलब एकदम नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट एकदम नया होना चाहिए, मतलब इस संसार में पहला आइडिया तुम्हारे ही दिमाग में होना चाहिए, तब तुम जाके एंटरप्रेन्योर कहोगे। ये मिथ है। फैक्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। फैक्ट लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स डू थिंग्स डिफरेंटली और इनोवेटली। Uber, Ola are taxi services, but they have revolutionized the way these services are provided. कह क्या रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने लॉन्च किया, पहली बार हो, एकदम नया हो, इससे पहले कभी आया नहीं हो। अगर ऐसा है तब तो एंटरप्रेन्योर हो ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब ये भी है कि पहली बार ही ये आइडिया आना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इंडिया में वो पर्टिकुलर आइडिया या सर्विस या फिर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, लेकिन बाहर है। लेकिन उस प्रोडक्ट को समझना, उस आइडिया को समझना, सर्विस को समझना, फिर उसको यहाँ पे इंडिया में आके लॉन्च करना, इसको भी एक एंटरप्रेन्योर कहेंगे। जैसे पेटीएम है, ठीक है, उबेर, ओला, नेटफ्लिक्स, ओएलएक्स, ये सब ऑप्शंस हैं। ये सब क्या है? ये सारे के सारे ऑप्शंस किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स में आ जाएंगे। ओएलएक्स का नाम सुना था? कितना बढ़िया ऑप्शन है। कुछ भी बेच दो, किसी को भी बेच दो, घर बैठे, बस वो आके आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके बेच लेगा, बेच देगा। तुमको कहीं जाके दौड़ना नहीं पड़ेगा। इश्तिहार पहले पहले क्या होता था? इश्तिहार देते थे सब, ठीक है, या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते थे। अब क्या है? या फिर अपने आस पड़ोस के पहचान वाले को देते थे। अब क्या है? किसी को भी दे दो। बाइक सेल करना है, वो एलेक्स पे डाल दो। टीवी सेल करना है, वो एलेक्स पे डाल दो। वॉशिंग मशीन सेल करना है, वो एलेक्स पे डाल दो, सेल हो जाएगा। तो क्या ओएलएक्स हो सकता है कि कहीं कहीं दूसरे कंट्री में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उसको किसने लाया और किसी ने स्टार्ट किया उसको, तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, और कौन सा मिथ है? लॉट ऑफ फंडिंग इज रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट द बिजनेस। मिथ क्या है? कि ढेर सारा पैसा चाहिए होगा तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। फैक्ट क्या है कि आपका आइडिया काफी यूनिक होना चाहिए। पैसा तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि खूब सारा पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट, आइडिया या सर्विस होता है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ओएलएक्स, सॉरी, ओएलएक्स,
OLX में किस किस पैसे की जरूरत पड़ेगी? अगर मान लो कि मुझे OLX बनाने का आइडिया है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ, एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, ऐप डेवलपर हूँ, तो मैं एक ऐप डेवलप कर लूंगा। ऐप डेवलप करने में मुझे पैसा नहीं लगेगा, या फिर मैं ऐप डेवलप करवा लूंगा तो उस ऐप डेवलप करवाने में ढेर सारा पैसा तो लगता नहीं है। 5-10 हज़ार, 50 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख बहुत ज्यादा, ऐप बन जाएगा। ऐप बन के फिर मुझे प्रमोट करना है, प्रमोशन के लिए थोड़े पैसे लगेंगे, तो ढेर सारे पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन एक बहुत बढ़िया आइडिया जरूर लगेगा। ठीक है। और कौन सा मिथ होता है? इट इज डिफिकल्ट टू गेट लोन्स फॉर अ स्टार्टअप फ्रॉम बैंक्स। ये भी एक मिथ है कि ढेर सारा पैसा लगता है तो उसके लिए लोन लगता है, और लोन के लिए बैंक के पास जाना पड़ता है, और जो कि बैंक से ये काफी डिफिकल्ट होता है, बैंक जो है स्टार्टअप को पैसा नहीं देती, जबकि ये गलत है ना। स्टार्टअप इंडिया करके कई सारे स्कीम लॉन्च हुए थे जिसमें कि स्टार्टअप्स को ही पैसा दिया जाता था, और वो भी काफी फ्लेक्सिबल, कि अभी लोन नहीं चुकाना है, जब आपको फायदा होगा तब चुकाना है। तो ये भी एक मिथ था जो कि लोन नहीं मिल पाता है। एक और कौन सा है? सक्सेस इज क्विक इफ वी स्टार्ट स्मॉल। कह रहा है कि सक्सेस क्विक इफ वी स्टार्ट स्मॉल। अगर छोटे से स्टार्ट करें तो सक्सेस जल्दी मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे एक एक स्टेप चलेंगे तो जल्दी मिलेगी। तो ये मिथ है। फैक्ट क्या है? साइज ऑफ द स्टार्टअप इज द बिगिनिंग मे मेक अ डिफरेंस इन द मैनेजिंग द बिजनेस, बट हिज हैज नथिंग टू डू विद द सक्सेस डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो भी फेल हो जाए, आप बड़े से स्टार्ट करें तब भी फेल हो जाए। तो सक्सेस होने के लिए छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ऑप्शन हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। तो अगर आपको एक करियर देखना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे अभी सक्षम कह रहा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो फिर करियर ऑप्शन देना पड़ेगा। तो करियर ऑप्शन कैसे देंगे? तो करियर ऑप्शन में क्या देंगे? जैसे लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी, आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब क्या है कि कोई काम कर रहा है पहले से ही, तो उसकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बाइंग अ बिजनेस, किसी का बिजनेस। अभी जानते हो मैंने क्या हुआ कि मैं कल परसों 1-2 दिन पहले मैं गया था अपने घर के पास ही, तो एक मोमो की शॉप है, तो काफ़ी अच्छा मोमो मिलता है। ठीक है। तो वहाँ काफ़ी काफ़ी भीड़ लगी होती है, और नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं। तो जो मोमो बेचता है ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, और 2-4 लोग रहते हैं, सब आपस में मिलके मोमो बेचते हैं, काफ़ी भीड़ होता है। अब हुआ क्या कि मैं अब जब गया कल परसों में, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो सब लोग नहीं है, वो सब गायब। और दुकान का जो डेकोरेशन है वो भी दूसरा लग रहा है, जबकि नाम वही है, और लोग दूसरे आ गए हैं। और काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा है उनसे, और मोमो की क्वालिटी डाउन है और पैसा ज्यादा हो गया। तो मैं जब मोमो खा रहा हूँ तो मैंने मोमो खाते खाते पूछा कि भाई बाकी लोग कहाँ हैं? तो बोले कि वो लोग सब चले गए। तो कहाँ चले गए? वो लोग चले गए तो ये घाटे में जा रहा था, तो भैया ने खरीद लिया। क्या हो गया कि मोमो का जो सेटअप लगा हुआ था, तो इतना, तो लोग तो आएंगे ही, क्योंकि, तो उनका कहना था कि घाटे में चल गया। अब घाटे में जा रहा हो या कुछ भी हो, तो उन्होंने क्या किया, पूरे बिजनेस को ओन कर लिया। ठीक है, अपने एम्प्लॉय लगा दिए, अपना पूरा सामान लगा दिया, और खुद से सेल कर रहे हैं, और थोड़ा सा 10-20 रुपए ज्यादा कर दिए, और लोग सब बदल गए। तो क्या हो गया, बिजनेस को पूरा बाई कर लिया। अब क्योंकि मोमो का शॉप था तो उतना कुछ पेपर वर्क तो करना नहीं है, लेकिन अगर कुछ बड़े पैमाने में अगर होता तो हमें पेपर वर्क की जरूरत होती। तो हम उस बिजनेस को भी परचेस कर सकते हैं जो कि घाटे में चल रही है, और अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। यार ये भी एक ऑप्शन है। ये एक बिज, ये हम्म। बिजनेस डील है क्या? जैसे अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स का वो वर्क प्लेस खरीदा था, तो वो बिजनेस डील है। हाँ, वो बिजनेस डील है। तो ऐसा होता है कभी कभार, जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, और मैं देख रहा हूँ कि, मैं समझ रहा हूँ कि सामने वाला शॉप या सामने वाली कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है, मैं उसे बताना भी चाहता हूँ, भाई मैं क्यों बताऊँ। तो वो जब घाटे में चल रही है तो वो इश्तेहार दे रही है कि मैं बेचना चाहता हूँ, या फिर अचानक बात चली कि वो भाई अपना शेयर बेच रहा है या फिर कंपनी बेच रहा है, तो मैं जाके खरीद दूंगा, मुझे पता है कैसे आगे डील करना है, मैं कर लूंगा। है कि नहीं? तो ये भी एक करियर ऑप्शन है। एक लास्ट ऑप्शन है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर। मतलब क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो सम कॉमन एडवांटेजेस
एडवांटेज क्या क्या है? कंट्रोल, एक्साइटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या है? कंपटीशन है, लोन स्ट्रगलिंग है, फिर नो रेगुलर इनकम है। कभी नो रेगुलर इनकम का मतलब क्या है कि पैसा तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि सीजन, जैसे मान लो कि तुम्हारे उलन का काम है, तो उलन का काम होगा तो क्या होगा? सिर्फ विंटर में ही बिकेगा, दिन समर में तो होगा नहीं। तो नो रेगुलर इनकम। फिर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, लॉन्गर वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। अब अगर कोई कहीं एम्प्लॉय का काम कर रहे हो, जैसे एज मान लो मैं टीचर हूँ, तो मेरा एक फिक्स ड्यूरेशन है। लेकिन अगर तुम्हारा स्टार्टअप होगा तो उसमें फिक्स ड्यूरेशन नहीं होगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। फंडिंग एंड फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है कि फंडिंग कहाँ से लें, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये था हमारा